नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारा यहाँ पर पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको हर शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों चलिए, तो आप अपना पीडीएफ को ऑन करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन के पिटारे में शामिल था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगला क्वेश्चन आया था उसमें अंबेडकर और मोदी पुस्तक के विमोचक कौन थे। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार पूछा गया था दोस्तों कि भारत में कितने ज़िले, ऐसा पूछा गया था। दोस्तों आगे पूछा गया था कि महाबलीपुरम जो है रथ मंदिर का निर्माण कौन से वंश द्वारा कराया गया था। दोस्तों आप अपने शिफ्ट को मैच कर लीजिएगा, यह हमारा सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस होने वाला है। एक क्वेश्चन ये भी था, VVP का था क्वेश्चन, जिसका फुल फॉर्म होता है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम होता है। दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ, दोस्तों ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए आज का यह एनालिसिस को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि छऊ का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देखिए कि छऊ का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। दोस्तों चलिए इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये छऊ नृत्य क्या होता है। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि छऊ का अर्थ होता है छाया। छऊ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? छाया। यह मुखौटा नृत्य का एक रूप है। दोस्तों यह जो है मुखौटा नृत्य का एक रूप है। आगे बात करते हैं कि छऊ नृत्य जो है तीन मुख्य शैलियाँ। दोस्तों इनकी जो है तीन मुख्य शैलियाँ, जैसा कि आप बात करें कि ये तीन जगह होता है तो तीनों जगह अलग अलग शैली है। पहला तो है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप देख पाएंगे कि झारखंड में जो छऊ नृत्य है उसका जो रूप है सरायकेला छऊ, इसको बोला जाता है। इसका नाम है सरायकेला छऊ। उड़ीसा में जो नृत्य छऊ नृत्य है उसको बोला जाता है मयूरभंज छऊ शैली। इसकी जो शैलियाँ हैं ये दोस्तों। आगे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो छऊ नृत्य है उसको बोला जाता है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ बोला जाता है। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि अभी हमने देखा कि छऊ नृत्य के बारे में देखा, झारखंड के, उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के देखा। उड़ीसा के मयूरभंज है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया है, झारखंड के है सरायकेला है। दोस्तों झारखंड के सरायकेला, इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा, आगे आने वाले शिफ्ट में भी ये काम आएंगे। दोस्तों जैसा कि देख पाएंगे कि गरबा जो है गुजरात का है। गरबा कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का। डांडिया रास जो है दोस्तों ये भी गुजरात का है। डांडिया कहिए, डांडिया रास कहिए, ये गुजरात का है। उसके बाद है तारंग मेल जो है ये गोवा का है। तारंग मेल कहाँ का है दोस्तों? ये गोवा का है। दोस्तों आगे है घूमर या गंगौर। आज के शिफ्ट में, आज के सुबह वाले शिफ्ट में गंगौर भी पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान। गंगौर या घूमर पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर को डैश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दोस्तों एकदम यही एग्जैक्ट लैंग्वेज यही था दोस्तों। इसमें था महाबलीपुरम रथ मंदिर, जो उसमें था रथ मंदिर था। दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि क्या होगा? इसका सही जवाब है पल्लव। इसका सही जवाब है पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान यह बना था दोस्तों महाबलीपुरम का मंदिर। दोस्तों चलिए इनके बारे में जानते हैं, फैक्ट क्या है। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यह एक भारतीय राजवंश था। दोस्तों पल्लव जो है एक भारतीय राजवंश है जिसने दक्षिणी भारत के एक हिस्से पर 275 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों इन्होंने भारत के दक्षिणी हिस्सों पर क्या किया? शासन किया। दोस्तों आगे जानते हैं इनके बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सातवाहन वंश के विलुप्त होने के बाद, यानी जो सातवाहन वंश थे उनके विलुप्त हो जाने के बाद दोस्तों पल्लवों ने सामंतों के रूप से सेवा की
सामंतों के रूप से सेवा की दोस्तों। यानी सामंत वैसे होते हैं, इनके ऊपर भी कोई राजा होगा, इनके कोई राजा के अंडर में जब काम करते हैं जब, तो उनको सामंत कहा जाता है दोस्तों। उन्हें प्रमुखता मिली दोस्तों, उन्हें प्रमुखता मिली दोस्तों। आगे बात करते हैं कि महेंद्र वर्मन के बारे में बात करते हैं तो इनका जो है 571 ईस्वी से लेकर के 671 ईस्वी तक इनका रहा। आगे है नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 630 ईस्वी से लेकर के 668 ईस्वी तक के शासनकाल के दौरान यह एक प्रमुख शक्ति बन गया दोस्तों। आगे बात करते हैं कि पल्लवों ने ममल्लापुरम में सौर मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। ममल्लापुरम में जो है सौर मंदिर का निर्माण कराया। यह भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया। इसका भी सही जवाब होगा दोस्तों पल्लव होगा। और महाबलीपुरम का भी जवाब जो है पल्लव ही है दोस्तों, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत में दोस्तों यह शामिल है, जिसका नाम है सौर मंदिर। और ये सौर मंदिर कहाँ है? ममल्लापुरम में दोस्तों, ये ममल्लापुरम में है दोस्तों। चलिए आगे इनके पॉइंट्स जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि गंगा राजवंश ने जो दोस्तों उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है दोस्तों। इसका जो निर्माण कराया था वो गंगा राजवंश ने कराया था। आगे जानते हैं कि पल्लवों ने महाबलीपुरम में मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, आप जान पाए। आगे है चोल ने प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल ने किस मंदिर का निर्माण कराया था। और चालुक्य ने प्रसिद्ध पापनाथ मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। चालुक्य जो है प्रसिद्ध पापनाथ मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अंबेडकर और मोदी पुस्तक के विमोचक कौन थे दोस्तों? अंबेडकर और मोदी पुस्तक के विमोचन किसने किया? यह क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब था पूर्व राष्ट्रपति जो थे हमारे रामनाथ कोविंद। इसका सही जवाब है दोस्तों, रामनाथ कोविंद इसका सही जवाब है। अंबेडकर, जैसा कि देख पाएंगे दोस्तों कि अंबेडकर और मोदी पुस्तक का विमोचन किया दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोस्तों। अंबेडकर और मोदी जो है ये पुस्तक में जो है सुधारक के विचार है, कलाकार का क्रियान्वयन है दोस्तों नामक पुस्तक का विमोचन किया दोस्तों। यह जो है पुस्तक में कलाकार का क्रियान्वयन ये उल्लेखित है उस पुस्तक में दोस्तों। उस पुस्तक का नाम क्या है? अंबेडकर और मोदी। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब था दोस्तों, आप जान पाए, रामनाथ कोविंद ने इसका विमोचन किया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप इस फोटो को इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यही फ़ोटो है अंबेडकर। देख पाएंगे कि अंबेडकर एंड मोदी, अंबेडकर एंड मोदी, ये एंड मोदी। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि रिफॉर्मर आइडियाज़ परफॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे करके लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि 2011 के अनुसार दोस्तों भारत में कुल कितने जिले? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के अनुसार बात किया था कि भारत में कुल कितने ज़िले थे दोस्तों। जब 2011 में जनगणना हुआ था दोस्तों, उस समय यह भी डाटा आया था कि जिलों की संख्या के डाटा आया था। तो उस समय जो हमारे भारतवर्ष में 640 जिला था दोस्तों। इसका सही जवाब है 640। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि केरल का फसल उत्सव कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर पूछा होगा कि केरल का फसल उत्सव कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन बोला जा सकता है दोस्तों। और एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को बोला जा सकता है कि नौका से संबंधित जो है कौन सा उत्सव है, यानी नौका रेस से संबंधित कौन सा उत्सव है। इसका दोनों का सेम ही आंसर होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ओणम। ओणम इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए अब कुछ त्यौहार के बारे में जानते हैं कि जैसा कि आप लोहड़ी त्यौहार के बारे में जानते हो कि जो कि मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को होता है, उससे एक दिन पहले जो है आप कैलेंडर में भी देखें कि लोहड़ी लिखा हुआ रहता है दोस्तों, वही लोहड़ी है दोस्तों। इनके बारे में जानते हैं कि यह जो है
उत्तर भारत का फसल उत्सव है दोस्तों। यह जो है उत्तर भारत यानी अब बात करेंगे तो उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया का जो है ये फसल उत्सव है दोस्तों। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में। ये लोहड़ी उत्सव कहाँ का है दोस्तों? पंजाब और हरियाणा का है। अगले पॉइंट्स की तरफ बात करते हैं कि आपको जैसा कि बताया कि ये जनवरी माह यानी 13 जनवरी उस समय क्या होता है? सर्दियों का मौसम होता है। तो इसमें बात करते हैं कि यह जो है सर्दियों की फसल के मौसम का उत्सव है। सर्दियों के फसल के मौसम का यह उत्सव है दोस्तों। आगे बात करते हैं बैसाखी। बैसाखी पर्व के बारे में बात करें। ये पर्व भी जो है दोस्तों ये फसल से संबंधित है। बात करें तो यह जो है पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला बसंत फसल उत्सव है दोस्तों। यह जो पर्व है ये बसंत फसल के लिए है दोस्तों। और ऊपर जो फसल हमने बताया था वो शीत ऋतु वाले फसल जो होते हैं उनके यानी रबी फसल के बारे में वो है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि यह सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। यह जो है पंजाब में मनाया जाता है तो यह सिख द्वारा मनाया गया दोस्तों, और हिंदुओं को द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार है दोस्तों। बात करें तो यह जो है आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कौन सा पर्व है दोस्तों? तो बैसाखी पर्व। यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। लेकिन लोहड़ी अगर बोलेगा तो जनवरी के माह में मनाया जाता है। बैसाखी बोले तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और यह बसंत ऋतु का क्या है? बसंत फसल का यह त्यौहार है। बसंत फसल का यह उत्सव है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं कि पोंगल। पोंगल भी एक दोस्तों है, यह भी एक फसल रिलेटेड त्यौहार है। बात करते हैं कि पोंगल एक 4 दिवसीय फसल उत्सव है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि पोंगल एक 4 दिवसीय फसल उत्सव है दोस्तों, जो ज़्यादातर जो है दक्षिण भारत के राज्य में मनाया जाता है। दक्षिण भारत, अब ऊपर वाले जो बात किए वो पंजाब के हिस्से में हो रहा था दोस्तों, तो वो उत्तर पश्चिम भारत हो गया दोस्तों। और यह जो है दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसका नाम पोंगल है दोस्तों। विशेष करके इसमें बोला गया है, विशेष नाम में बोला गया तमिलनाडु। विशेष नाम में दोस्तों बोला गया तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फसल उत्सव का नाम जो है तमिल शब्द पोंगा। तमिल शब्द कौन सा है दोस्तों? पोंगा के नाम पर रखा गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है उबलना। जिसका अर्थ होता है उबलना। यानी फसल उत्सव का नाम किस शब्द पर रखा गया? तो पोंगा एक शब्द है, उसके नाम पर जो है पोंगल रखा गया है, जिसका अर्थ होता है उबलना। आगे बात करते हैं, ये सारे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। पोंगल के पहले दिन को बोगी कहा जाता है दोस्तों। पोंगल के जो पहले दिन होता है इसको बोगी कहा जाता है, और इसे भगवान इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों। इससे जो है भगवान इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं इनके पॉइंट्स। पोंगल का दूसरा दिन जो है सूर्य पोंगल के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यानी पोंगल का जो दूसरा दिन होगा वो सूर्य पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह जो है सूर्य देव को समर्पित है। यानी पोंगल का जो है ये 4 दिवसीय है। तो पहला दिन जो है दोस्तों आप देख पाए कि भगवान इंद्र को समर्पित है। पहला दिन इंद्र को समर्पित है दोस्तों, और पहला दिन को बोला जाता है बोगी बोला जाता है दोस्तों। और दूसरा दिन जो है आप देख पाए होंगे कि सूर्य को समर्पित है। दूसरा दिन जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। आगे बात करते हैं कि इसके जो है पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं दोस्तों। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं, और गायों के नाम पर यह मनाया जाता है। यानी आप देखेंगे कभी कभी कि पोंगल के समय ही गाय का जो होता है रस्सी वगैरह चेंज होता है, तो उसी पर्व को जो बोला जाता है गाय के लिए पर्व है ये पोंगल। चलिए इसके तीसरे दिन होता है दोस्तों जिस दिन गाय को जो है नया रस्सी वगैरह पहनाया जाता है। आप जानते होंगे, अगर गांव से आप होंगे तो ज़रूर जानते होंगे दोस्तों। आगे देखिए कि पोंगल के चौथे और अंतिम दिन, चौथा और इसका ये अंतिम दिन है दोस्तों, को कुन्नुम पोंगल कहा जाता है दोस्तों। इसको चौथा दिन को बोला जाता है कुन्नुम पोंगल, जो वर्ष के लिए फसल उत्सव के अंत का प्रतीक है दोस्तों। मतलब यह जो है वर्ष के फसल के अंत का प्रतीक है दोस्तों। मतलब कोई साल है, मान के चलिए कि कोई ईयर है, यानी मान के चलिए कि 2024 है, तो यह अंतिम दिन जो है
कोई भी फसल होगा उसका अंतिम दिन होता है दोस्तों। ये अंतिम उत्सव है, अंतिम दिन का अंतिम उत्सव है दोस्तों। तो ये अंतिम फसल का भी उत्सव माना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि यह जो है प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी के महीने में मनाया जाता है दोस्तों। यह जो है प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जिसका नाम है पोंगल दोस्तों। दोस्तों आप देख पाए कि लोहड़ी जो है वो भी जो है जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और पोंगल भी जो है जनवरी के महीने में मनाया जाता है। लेकिन ये सभी जो है उत्सव किसके लिए है, तो ये फसल के लिए उत्सव है। वैसे ही बैसाखी देखिए तो वो भी उत्सव जो किसके लिए है, तो ये भी फसल के लिए उत्सव है दोस्तों। लेकिन बैसाखी जो है वसंत ऋतु वाले फसल के लिए है, वसंत में जो कटता है फसल उसके लिए है। और ये पोंगल जो है ये भी उत्सव है, लेकिन ये दक्षिण भारत का है दोस्तों। दक्षिण भारत में जो है सालों भर राइस होता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों। ऑप्शन आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि 1935 था दोस्तों। आप देख पाएंगे 1935 भी ऑप्शन में है, तो आप राष्ट्रीयकरण पर 1935 में जो है आरबीआई का स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में हुआ था स्थापना। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1949 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। 1949 उसका सही जवाब होगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि आरबीआई का काम क्या होता है दोस्तों। आरबीआई अधिनियम रिजर्व बैंकों को केंद्रीय बैंक को कार्य करने का अधिकार देता है दोस्तों। जैसे कि देखिए इसमें कहा गया है कि मुद्रा नोट जारी करना इनका कार्य है। अगला है सरकार के बैंक है ये दोस्तों, और वाणिज्यिक बैंकों के बैंकर है दोस्तों। वाणिज्यिक यानी जो बड़े बैंक हैं उनके ये बैंकर हैं। बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था का कितनी शक्ति है इसका यह नियंत्रण करता है। आगे बात कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक को खुली नई बैंकिंग कंपनियों और नई शाखाओं के लिए भी लाइसेंस जारी करने की शक्ति है दोस्तों। जैसा कि मान के चलिए कि कोई बैंक अगर मान के चलिए किसी बैंक को खोलना है, जैसे मान के चलिए एसबीआई को खोलना है, छोटे ब्रांच को खोलना है, तो इसके लिए वो लाइसेंस भी जारी करने का काम किसको दिया गया है जिम्मा, तो आरबीआई को दिया गया है दोस्तों जिम्मा। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी फैक्ट बचा हुआ है, देख पाएंगे आप कि इसमें देखिए जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसको शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है दोस्तों। भारत का केंद्रीय बैंक है और नियामक निकाय है, और भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति भारतीय बैंकों प्रणाली के नियम के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों ये। आगे देख पाएंगे आप। अब इसमें देखिए कि कौन कौन यहाँ होते हैं इसमें शामिल। जैसा कि आप देख पाएंगे कि राज्यपाल जो है शक्तिकांत दास है। स्थापना जो है इनका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आपको हम बताएं कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ। लेकिन अभी इसका बात करें कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका अभी मुख्यालय है दोस्तों। महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जैसा कि आप देख पाएंगे कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। यही बोला जा रहा है कि 1 जनवरी कब किया गया था, तो 1 जनवरी। और अधिनियम कौन सा है, तो 1948 के अधिनियम। अगर अधिनियम पूछ दिया तो 1948 का अधिनियम इसका आंसर होगा। लेकिन कब किया गया, 1948 के अधिनियम से 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि उपयुक्त मुआवजे के मुताबिक बैंक की पूंजी के सभी शेयरों को केंद्र सरकार को हस्तांतरित माना गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनकी जो है स्थापना और इनके जो नियंत्रण के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी जो स्थापना जो है पहली बार 1935 में
पहली बार 1935 में इनकी स्थापना हुआ। लेकिन अधिनियम बात किया जाए दोस्तों तो आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है इनकी स्थापना किया गया था दोस्तों। चलिए, और इनका जो कंट्रोल होता है वो किस किस चीज़ पर कंट्रोल करते हैं तो दोस्तों आप देखिए कि भारतीय मुद्रा रुपया पर ये कंट्रोल करते हैं और मौद्रिक नीति और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। अगर मान के चले कि मार्केट में अगर ज़्यादा रुपया आ गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप CRR ये सब पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट ये सब पढ़ेंगे, तो वहाँ से कंट्रोल करते हैं, ये उनके परसेंटेज को बढ़ाते हैं और वहाँ से कंट्रोल करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए इनके बारे में जानते हैं फैक्ट। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2018 में नई दिल्ली में उद्घाटन संस्करण के बाद महाराष्ट्र में 2019 में कार्यक्रम की मेज़बानी की, जबकि 2020 में असम में आयोजित स्थल हुआ दोस्तों। मतलब असम में 2020 में हुआ और 2019 का बात करें तो ये महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। और 2021 में यह संस्करण जो है कोविड-19 के कारण स्थगित रहा और जून 2022 में हरियाणा में आयोजित हुआ था दोस्तों। आगे यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें जो है देख पाएंगे कि 13 दिन तक जो है 8 अलग अलग शहर में 23 प्रकारों के खेल इसमें शामिल। आपको बात करें कि अभी जो चल रहा है संस्करण, इसका 6वां संस्करण चल रहा है दोस्तों, और उसमें जो है 26 खेल शामिल है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और यह जो है खेल मंत्रालय के द्वारा जो है ये इसका उद्घाटन जो है खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उद्योगों को कितने टाइप्स में बांटा गया था दोस्तों। यह क्वेश्चन था दोस्तों एग्ज़ाम में। चलिए इसके सही जवाब है दोस्तों 4। इसका सही जवाब है 4 वर्गों में विभाजित किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय, इनके फैक्ट है दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया लौह और इस्पात फैक्ट्रियों थी दोस्तों। इनमें देखिए दोस्तों कि सबसे पहला आप देख पाए होंगे कि भिलाई, सबसे पहला है भिलाई जो है रूस की सहायता से जो है 1959 में खोला गया था दोस्तों। 1959 में खोला गया था दोस्तों। भिलाई जो है रूस की सहायता से खोला गया था 1959 में। और राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से खोला गया था, ये भी 1959 में। दोनों का ही सेम टाइम में खोला गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं दुर्गापुर जो है ये राउरकेला जो है दोस्तों उड़ीसा में है, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में। ये ब्रिटेन की सहायता से जो है 1962 में खोला गया था। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर खोला गया था दोस्तों। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जानिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसको BVP कहा जाता है, वो कहाँ शुरू किया गया दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के समावर्ती गांव के किबुथु जो है, आप देख पाएंगे कि सबसे पूर्वी पॉइंट जो है किबुथु है दोस्तों, से प्रारंभ किया गया दोस्तों। किबुथु गांव को देश का पहला गांव होने का दर्जा दिया गया दोस्तों। चलिए इस योजना के बारे में यहाँ पर देख पाएंगे कि ये कुछ इस प्रकार से योजना है। चलिए आगे बात करते हैं कि एक योजना के बारे में पूछा गया था कि भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब किया गया दोस्तों। भारत लैंग्वेज अलग हो सकता है दोस्तों, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं दोस्तों। 2005 में इस योजना को शुरुआत किया गया था दोस्तों। नाम है इस योजना का भारत निर्माण योजना। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि भारत निर्माण योजना जो है 16 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, इसको भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 16 दिसंबर 2005 को। जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। यानी यह जो योजना है
यह पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह योजना था। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक भारतीय व्यवसाय योजना द्वारा एक ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है जो भारत निर्माण के बारे में है दोस्तों। यह जो योजना है यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं कि योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकास कर उसे शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित बनाने, यानी शहर से भी ज़्यादा विकसित बनाना इसका जो है उद्देश्य है दोस्तों। चलिए इनके बारे में और भी जानते हैं। इसे जो है विशेष योजना को, यानी इस विशेष योजना को संचालित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जिम्मेदार है। यानी इस योजना, यानी विकास योजना, जो इस योजना के बारे में आपने देखा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इस योजना को लागू करने के लिए 4 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है दोस्तों। इस योजना को लागू करने के लिए 4 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है दोस्तों। व्यय के रूप में दोस्तों, मतलब खर्चा के एक्सपेंडिचर के रूप में दोस्तों बात किया जाए तो इसमें देख लीजिए कि कितना है, 1,74,000 करोड़ की राशि अनुमानित किया गया है दोस्तों। इसमें अलर्ट किया गया है कितना राशि? तो 1,74,000 राशि को अलर्ट किया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, आप बात किए थे इसके प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके जो है क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं दोस्तों, ये 4 साल के लिए चलेगा, ये लक्ष्य है सरकार का। तो इसमें जो है क्षेत्र, इसमें बात कर लेते हैं। आप देख पाएंगे कि एक सिंचाई क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। आगे है सड़क क्षेत्र है, जो कि गांव में हर गांव को जो है हाईवे से जोड़ने का ये सब योजना है सरकार का। आगे आवास भी इन्हीं का भाग है दोस्तों। तीसरा भाग ये हो जाएगा आवास। और आप देख पाएंगे कि जलापूर्ति जो है ये चौथा भाग है। और विद्युतीकरण, जिससे विद्युत पहुँचे, और जलपूर्ति हो तो जलापूर्ति हो गया दोस्तों। और इसके अगले है ग्रामीण संचार, यानी ग्राम में टेलीविज़न वगैरह की सुविधा का प्रदान करने के लिए यह जो है किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे दोस्तों कि नौका दौड़ जो है किस दिन को होता है दोस्तों, मतलब किस त्यौहार को होता है दोस्तों। नौका दौड़ जो है किस त्यौहार के दिन होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ओणम। इसका सही जवाब है दोस्तों ओणम। तो चलिए आज का यह दोस्तों, आप आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे एक और क्वेश्चन बच गया है। देखिए कौन सा स्थान होता है दोस्तों कि जहाँ जो है दिन और रात के टेम्परेचर सबसे कम अंतर होता है दोस्तों, सबसे कम अंतर होता है। जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों कि जो भी इक्वेटर के पास होता है दोस्तों, जो भी मान के चले कि जो भी ये अर्थ है, आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर बीच से जो गुजर रहा है रेखा, ये विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के क्षेत्र में जो है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा बना रहता है। और ऊपर जो है यहाँ पर जानते होंगे, ऊपर और नीचे यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है दोस्तों, आप जानते हो, क्योंकि ये पोलर रीजन है दोस्तों, ठीक है। तो इस बीच वाले क्षेत्र में जो है ज़्यादा समय तक सूरज रहता है, तो इसमें टेम्परेचर में बहुत 9 के बराबर डिफरेंस आता है दोस्तों। तो हमारा जो भारत है, आप इस प्रकार से हम भारत का नक्शा देख पाएंगे। तो नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 8 डिग्री है हमारा, देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है विषुवत रेखा पर इससे बहुत ही करीब है दोस्तों। इससे विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री, बहुत ही करीब है। तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है तापांतर जो है बहुत ही कम होगा दोस्तों। लेकिन हाँ, वही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तापांतर वाला, तो उसके लिए राजस्थान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर गर्म होगा, बालू के कारण जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, और रात को ज़्यादा ठंडा होगा दोस्तों। तो दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस था दोस्तों। कुछ लोगों ने राजस्थान आंसर बता रहा था, लेकिन वो गलत जवाब है दोस्तों। आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि तिरुवनंतपुरम हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और केरल में आप देख पाए कि ये दक्षिण है, तो आप तिरुवनंतपुरम और केरल है, और ये अंडमान और निकोबार है दोस्तों। तो ये सब जो है इस साइड के पार्ट से दोस्तों। और इसमें जो है बहुत ही 9 के बराबर आप यहाँ पर देखें, शायद ही कोई अंतर होता होगा, शायद ही ताप में कोई अंतर होगा, इस प्रकार इसमें दिया गया है। चलिए, तो आज का यह डिस्कशन समाप्त होता है दोस्तों। तो आज का सेकंड शिफ्ट भी समाप्त होता है दोस्तों। हमने फर्स्ट शिफ्ट को कर दिया है, सेकंड शिफ्ट और
थर्ड शिफ्ट को हम एनालिसिस कर दिया है और वीडियो को अपलोड भी कर दिया है दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, इससे हमको मोटिवेट होते हैं दोस्तों, आगे हम वीडियो कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप ही सोचिए ना। चलिए, हम सभी काम को छोड़ करके आपके लिए वीडियो बनाया था। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।